मेरी ननद का 14 साल का बेटा मुझे रोज आटा लाकर और घर का राशन लाकर देता था। मैं उसे बच्चा समझकर 40 रुपए दे देती थी। लेकिन एक रोज आटा लेकर वापस लौटा तो कहने लगा, अब रोज रोज 40-50 से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा फिर? तो वो मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले गया। उस रात मेरे तो होश ही उड़ गए जब उसने कहा कि मैं कब से अपने भांजे का इंतजार कर रही थी, जो घर का राशन लेने गया हुआ था और अभी तक आया नहीं था। शाम होने वाली थी और मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही थी और मैं सोच रही थी कि वो राशन लेकर आता तो मैं खाना बना देती। बस इसी इंतजार में 2 घंटे गुजर गए, लेकिन मेरा भांजा अभी तक नहीं आया था। फिर इंतजार करते करते शाम के वक्त वो आया और उसके हाथ में राशन का सामान था। उसे देखते ही मैं गुस्से से बोलना शुरू हो गई कि तुम्हें कब से भेजा हुआ है और तुम अब आ रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं उसे डांट रही थी और वो चुपचाप खड़ा था। मुझे यही लगा था कि बाहर जाकर दोस्तों के साथ खेलने लग गया होगा और भूल गया होगा कि मामी ने राशन भी मंगवाई है। खैर उसने मुझे राशन पकड़ाई। बाकी के 40 रुपए बचे थे। मैंने वो पैसे उसके हथेली पर रख दिए और कहा कि जाओ जाकर खेलो। उसने अपनी हथेली पर रखे 40 रुपए को देखा और फिर हथेली झटक दी और गुस्से से कहा कि अब मैं पैसे नहीं लूंगा। वो गर्दन अकड़ाकर खड़ा था। मैंने हैरत से उसे देखा। पहले तो वो 40-50 रुपए लेकर खुश हो जाता था और उछलता कूदता चला जाता था। अब उसे क्या हो गया था? मैंने उससे पूछा, 50 रुपए नहीं लेने तो कितने लेने? मेरी इस बात पर वो हल्का सा घबराया और फिर कहा कि मुझे आपसे जो चाहिए आप मुझे देंगी। उसका अंदाज इतना अजीब था कि मैं चौंक पड़ी और हैरत से उसे देखने लगी कि भला इस 13-14 साल के लड़के को मुझसे ऐसा क्या चाहिए था। बेशक वो कद में मुझसे लंबा हो चुका था, पर था तो बच्चा ही। मेरे हाथों में ही पला बढ़ा जवान हुआ था। मैंने उसे कहा कि हाँ बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मेरी बात सुनते उसने आसपास देखा और फिर मेरा हाथ पकड़ के कमरे में ले आया। पता नहीं क्यों उस वक्त मुझे अजीब लग रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला था। वो कमरे में आकर भी खामोश हो गया था। उसका सर झुका हुआ था और वो बार बार अपने लबों पर जुबान फेर रहा था। मैंने उससे कहा कि निशान जल्दी बताओ क्या बात है। मेरे दिमाग में एकदम से आया था कि कहीं यह गलत संगत में ना पड़ गया हो, पर उसने जो बात की उस बात ने मेरा दिमाग हिला दिया। मैं आंखें फाड़ करके उसे देख रही थी। उसने ऐसा सोचा भी कैसे? गुस्से से मुझे अपने दिमाग की नसें फटती हुई महसूस हुई थी। मैंने हाथ घुमाकर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा और गुस्से से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? अपनी उम्र देखो और अपनी हरकत देखो, दफा हो जाओ यहाँ से। वो मेरा थप्पड़ खाकर भी नहीं हिला था, बल्कि अपनी जगह पर डटकर खड़ा रहा। मैं उसका बाजू पकड़कर कमरे से बाहर ले आई और वो अपने बाजू छुड़वाते हुए मुझे यही कह रहा था कि मामी मेरी बात सुनो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं अब बच्चा नहीं रहा, लेकिन मेरा दिमाग इस वक्त हिला हुआ था। मैंने उसे धक्के मारते हुए घर से निकाल दिया और शोर की आवाज पर मेरी बेटी सोते हुए उठकर बाहर आ गई। वो परेशानी से मुझे देख रही थी और मुझे पकड़कर खींचने लगी। माँ आप क्या कह रही हैं? वो अजीब नज़र से मुझे देखकर पूछने लगी। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं अपने भांजे के साथ ऐसा कर सकती हूँ। वो भांजा जिसे मैं अपना बेटा समझती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि भांजे ने किस कदर शर्मनाक बात की थी। मेरा बस चलता तो डंडे से उसकी धुलाई करती, लेकिन बिन माँ के बच्चा था यह सोचकर मैंने उसे बकस दिया। माँ आप पागल हो गई है क्या? जैसे ही मैंने भांजे को बाहर निकालकर दरवाजा बंद किया, मेरी बेटी चिल्ला उठी। मैं भी काफी गुस्से में थी। मैंने भी कहा हाँ हाँ मैं पागल हो गई हूँ। मैंने झटके से उससे अपना बाजू छुड़वाया और गुस्से से कहा तुम दफा हो जाओ यहाँ से, सारी मुसीबत की जड़ तुम ही हो। मैंने एक थप्पड़ अपनी बेटी को मार दिया। वो हैरानी परेशानी से मुझे देखने लगी। मैं भी काफी ज्यादा गुस्से में थी और उसी गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। मैं अपने बेटी को कोस रही थी कि तलाक लेकर मेरे सर पर बैठ गई हो, अपना घर तो बसा नहीं सकी, यहाँ मुझे इम्तिहान में डाली हुई हो। मैं गुस्से से बड़बड़ा रही थी, जबकि मेरी बेटी हैरानगी से मेरी तरफ देख रही थी।
उसकी आंखों से आंसू आ चुके थे, पर मैं इस कदर गुस्से में थी, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दी। वो कुछ देर तो खड़ी रोती रही, फिर भागकर कमरे में चली गई और जाते ही कुंडी लगा ली। मैं थक हार कर चारपाई पर बैठ गई। मेरा दिमाग पूरी तरह से घबराया हुआ था और अभी तक समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। लेकिन मैं इतना जरूर जान गई थी, 14 साल का भांजा अब बच्चा नहीं रहा, और मेरी बेटी, हाँ, वो हर बुराई की जड़ थी। मेरी छोटी ननद विधवा होकर मेरे घर हमेशा हमेशा के लिए आ गई थी। ननद और पति की आपस में ना बनने की वजह से हमारे घर अलग अलग थे और हम महीनों में कभी कभी मिलते थे। शादी के 6 महीने बाद ही मेरे घर बेटी पैदा हुई थी, जबकि मेरी ननद के पास कोई बच्चा नहीं था। लेकिन उसके शादी के 8 साल बाद बेटा पैदा हुआ। उसके बेटा पैदा होते ही मेरे नंदोई का कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था और ननद हमारे पास अलग घर में रहती थी। और फिर वक्त ऐसे ही गुजरता गया। कुछ समय बाद मेरी ननद बीमार रहने लगी थी। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी। स्कूल के दिनों से ही उसके रिश्ते आने शुरू हो गए थे और जैसे ही वो 17 साल की हुई, मैंने उसकी शादी कर दी। लेकिन बदकिस्मती से मेरी बेटी माँ नहीं बन पाई। उसका हर जगह से इलाज करवाया और फिर मेरे दामाद ने उसे तलाक दे दी और कहा, यह तो बांझ है, उसको अपने पास ही संभाल कर रखो। जिस दिन मेरी बेटी का तलाक हुआ, उस दिन मेरी ननद भी मर गई। मुझ पर तो जैसे गमों के पहाड़ टूट पड़े थे। बेटी और ननद दोनों का गम बहुत बड़ा था। ननद के मौत के बाद मेरा पति का दिल थोड़ा नरम पड़ गया और मेरा भांजा मेरे घर आने जाने लगा। अब मैं उसे अपना बेटा ही समझती थी। वो खाना भी हमारे घर ही खाता था, बाहर का सारा काम वही करता था। वो अपने घर में सिर्फ सोने के लिए जाता था। उसका वहाँ पर दिल नहीं लगता था। माँ की याद उसे सोने नहीं देती थी। पिछले 6 साल से निशान हमारे घर आ जा रहा था। मेरे लिए वो मेरे सगे बेटे जैसा था। इस दौरान मेरी बेटी के काफी रिश्ते आए, पर सभी बांझ का धब्बा लगा सुनकर भाग जाते थे। अब अगर कोई रिश्ता आता, किसी उम्र दराज आदमी का जिसके 2-3 बच्चे होते, मेरी बेटी अब इतनी भी गई गुजरी तो नहीं थी कि वो किसी की नौकरानी बन जाती। 22 साल उसकी उम्र थी और खूबसूरत तो वो पहले से भी ज्यादा थी। मैं उसके रिश्ते को लेकर बहुत परेशान थी, पर आज निशान ने जो बात की, उससे तो मेरा दिल दहल कर रह गया था। दरअसल उसने मुझे कमरे में ले जाकर यह कहा था कि मामी, अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो, अब मैं बच्चा नहीं रहा। और उसकी इस बात ने मुझे हिला कर रख दिया था। वो वाकई बच्चा नहीं रहा था। न जाने कब उसने मेरी बेटी को इस नज़र से देखना शुरू किया था, मुझे तो पता ही नहीं चला। मेरी बेटी तो उसे अपना भाई ही समझती थी, पर मैं उसे घर से धक्के देकर निकाल चुकी थी और अब मुझे लगता था अब वो कभी पलटकर यहाँ आने वाला नहीं है। एक पल को सोचा कि खूब बैठकर रोऊं और अगल बगल के लोगों को बताऊं, लेकिन उसमें भी मेरी बेटी का ही तमाशा बनता। उन्होंने कहना था कि तुम्हारी बेटी ने ही तुम्हारे भांजे पर डोरे डाले होंगे। अब मैं सोच में पड़ गई थी कि अब मैं क्या करूं। मैं सर पकड़कर बैठ गई। पति भी आने वाले थे। इसी कसमकस में उठकर मैंने खाना बनाया। मेरी बेटी अभी तक नाराज थी, उसने दरवाजा नहीं खोला था। मुझे भी उस पर गुस्सा था, मैंने भी नहीं पुकारा। खैर पति आए तो मैं उन्हें खाना दी और आज जो कुछ भी हुआ उन्हें बता दिया, ताकि बाद में कोई ऐसी वैसी बात हो तो वो मुझ पर गुस्सा ना करे कि मैंने उन्हें कुछ बताया ही नहीं। वो खामोशी से मेरी बात सुन रहे थे और आखिरी में बोले कि लड़का अभी छोटा है, वरना तो सब ठीक था। मैं हैरानी से अपने पति की तरफ देखी और गुस्से से कही कि आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? क्या आप भूल गए हैं आपकी बहन की फितरत कैसी थी? मेरे पति ने भी जवाब दिया। उन्हें भी गुस्सा आया हुआ था। मैं खामोश हो गई। मैं जानती थी वो भी इतने ही परेशान है जितनी कि मैं हूँ। अभी थोड़ी देरी गुजरी थी जब अचानक दरवाजे पर जोर जोर से आवाज आनी शुरू हो गई। कोई पागलों की तरह दरवाजा पीट रहा था। मेरे पति ने जाकर दरवाजा खोला तो बाहर निशान खड़ा था। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, चेहरा सफेद हो चुका था और उससे बोला भी नहीं जा रहा था। मेरे पति ने उसे देखते ही गुस्से से पूछा, क्या लेने आए हो तुम यहाँ? अब यहाँ मुझे जब पता चला कि भांजा फिर से आ गया है, मैं पागलों की तरह दरवाजे की तरफ बढ़ी।
तुम फिर आ गए। मैंने तुमसे कहा था ना कि आज से हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। मैं गुस्से से कहकर दरवाजा बंद करने लगी थी, तभी उसने मेरी बेटी का नाम लिया। मामी, वो आपकी बेटी अनु ने खुदकुशी कर ली है, उसने मोबाइल मेरे सामने करते हुए कहा और हमें धक्का देते हुए अंदर दाखिल हो गया। उसकी बात सुनकर मैं तो हैरान रह गई थी। अब वो जोर जोर से मेरी बेटी के कमरे का दरवाजा पीट रहा था, फिर कोई जवाब नहीं आया। उसकी हालत बुरी हो चुकी थी, जबकि मैं तो फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। भला मेरी बेटी खुदकुशी क्यों करेगी? मेरे पति और भांजे ने मिलकर दरवाजा तोड़ दिया और अंदर मेरी बेटी टुड़ी मुड़ी सी पड़ी थी। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। मेरे पति चीखते हुए उसकी तरफ बढ़े और फिर उसे उठाकर बाहर की तरफ भागे थे, जबकि मैं दरवाजे में ही गिर गई। यह तुमने क्या कर लिया मेरी बच्ची? मेरे अंदर ममता का एहसास जागा था। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं अब रो रो कर चीखें मार रही थी। वो दोनों उसको लेकर जा चुके थे और मैं खाली हाथ बैठी रह गई थी। थोड़ी ही देर में मोहल्ले की औरतें इकट्ठी हो चुकी थी। अजीब अजीब सी बातें फैल चुकी थी। मेरा तो खौफ से दिल बैठा जा रहा था। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं रो रही थी और न जाने कब तक रोती रही। फिर उठी और ऊपर वाले से दुआ करने लगी। वो माँ नहीं बन पाई, भला उसमें उसकी क्या गलती थी? उसे पति ने तलाक दे दी थी, उसमें भी उसकी कोई गलती नहीं थी। वो मेरी इकलौती बेटी थी, जान से ज्यादा प्यारी थी। लेकिन जब से उसे तलाक हुई थी, लोगों की बातें सुन सुनकर वो मुझे बोझ लगने लगी थी। मैं अब उससे हर वक्त खपा रहती थी, बिना वजह डांटती रहती थी। आज वो मुझे सब याद आ रही थी और मेरा दिल तड़प रहा था कि मेरी बच्ची को कुछ ना हो। लेकिन पागल थी मैं, लोगों की बातें सुन सुनकर और लोग क्या कहेंगे यह सोच सोचकर अपनी ही बेटी को अजियत देती रही। और आज तो मैंने हद कर दी थी, तभी उसने इतना बड़ा कदम उठाया था, वरना तो बड़ी सब्र और शुक्र करने वाली थी। मैं सुबह तक दुआएं मांगती रही। फिर सुबह के बाद मेरे पति मुझे लेने आए। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और धड़कते दिल के साथ अस्पताल आ गई। मेरी बेटी अब खतरे से बाहर थी, उसे अभी तक होश नहीं आया था। मेरा भांजा एक तरफ खामोश खड़ा था। हम सब दुआ कर रहे थे। फिर मुझे देखकर वो मेरे पास आया और कहने लगा कि मामी, जिस दिन मेरी माँ मरी थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि तुम अनु से शादी कर लेना। मैं तब हैरान रह गया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा छोटा था। समझ ही नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। फिर जब बड़ा हुआ तो बाहर लोगों की अजीबोगरीब बातें सुनी। अनु की हालत देखी तो एहसास हुआ कि माँ जाते जाते क्यों मुझे अपनी ख्वाहिश बताकर गई थी। बस इसीलिए मैंने आपसे अनु को मांगा था। उसकी आंखें भर आई थी और मैं भी रो पड़ी। मुझे पता नहीं था कि मेरी ननद की यह आखिरी ख्वाहिश थी। उसने बहुत कुछ सहा था और वो नहीं चाहती थी मेरी बेटी वो सब कुछ सहे। निशान ने मुझे बताया कि अनु ने उसे मैसेज भी किया था, लेकिन वो मैसेज बहुत देर से देखा था। उसने कहा था कि वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी है, अपनी माँ की आंखों में खुद के लिए नफरत नहीं देख सकती। मर गई तो सब मुझे माफ कर देंगे, और अगर बच गई तो समझ जाना कि ऊपर वाले ने मेरा नसीब तुम्हारे साथ लिखा है। मेरी बेटी के अल्फाज पर मैं तड़प उठी। मैंने अपने पति और भांजे से माफी मांगी। मेरी बेटी को शाम में होश आया तो उसे सीने से लिपटकर मैं खूब रोई थी और अपने किए की माफी भी मांगी थी। बेटियां तो मोहब्बत करने के लिए होती हैं। अगर इन हालात में माँ बाप उनके साथ छोड़ देंगे तो उन्हें कौन सहारा देगा। मैं अब यह सब कुछ समझ चुकी थी। मेरी ननद की आखिरी ख्वाहिश थी। फिर मैंने बेटी का हाथ अपने भांजे के हाथ में दे दिया और उन दोनों के लिए दिल से दुआ की थी कि ऊपर वाला उनके लिए आने वाली जिंदगी को खुशबूदार बनाए और किसी को भी वो दिन ना दिखाए जो अपनी बेवकूफ़ी से मैंने देखा था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।